स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। हमने पिछले वीडियो में कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कंप्लीट कर लिया था और अब हम इस वीडियो में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे। तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो आपने पहले भी पढ़ा था। हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था कि वो सोर्सेस होते हैं जिनका हमने यूज़ बिल्कुल अभी रिसेंटली ही शुरू किया है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर प्रोवाइडेड बाय नेचुरल सोर्सेज। ये नेचुरल सोर्सेज से प्रोवाइड होते हैं, प्रेजेंट इन द नेचर, जो नेचर में प्रेजेंट है। तो ये नेचुरल सोर्सेज जो नेचर में प्रेजेंट है वो कौन कौन सी हैं? दे आर सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोगैस एंड जियोथर्मल। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल एज दे कंटिन्यूली गेट रिप्लेनिश्ड। ये रिन्यूएबल है क्योंकि सन एनर्जी ऐसा तो नहीं है कि हम यूज़ करेंगे और वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो कॉन्टिन्यूशनली दोबारा से बनते रहते हैं। तो ये हमारे रिन्यूएबल है। जो हमने नॉन कन्वेंशनल पढ़े थे वो ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल थे। दे आर इको फ्रेंडली एंड डू नॉट कोज पोल्यूशन। ये इको फ्रेंडली भी है और ये पोल्यूशन नहीं करते। सिंस कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर डिप्लीटिंग फास्ट ड्यू टू इंक्रीज्ड डिमांड, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर गेनिंग इंपॉर्टेंस दीज डेज। क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑयल, कोयल, ये सब बहुत जल्दी से ख़त्म होते जा रही हैं क्योंकि हम इनको बहुत टाइम से यूज़ करें और बहुत ख़त्म भी होते जा रही हैं और ये बन भी नहीं सकती इतनी जल्दी। तो हमारे अब इस टाइम पे हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है इन दिनों, क्योंकि ये इनको हम एनर्जी ऑफ द फ्यूचर भी बोलते हो कि इन्हीं से हम अपनी फ्यूचर की एनर्जी लेने वाले हैं। क्योंकि पेट्रोलियम बहुत बहुत सालों तक नहीं चल सकता, कोयल नहीं चल सकता, तो हमें विंड, सन ऐसी एनर्जी सोर्सेज की ही जरूरत पड़ने वाली है जो कभी ख़त्म ही ना होंगे, जो रिन्यूएबल हैं। तो जो सबसे पहला रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज एन इनएग्जॉस्टेबल एंड नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ये इनएग्जॉस्टेबल मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला है, और नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ है किसका? हीट और लाइट का, एनर्जी ऑन द अर्थ। तो सोलर एनर्जी इज़ वाइडली अवेलेबल, क्योंकि सोलर एनर्जी अब सन तो हर जगह निकलता ही है, तो ये बहुत ही वाइडली अवेलेबल है। इट हैज़ नॉट बीन टैप्ड और डेवलप्ड मच सिंस द टेक्नोलॉजी अवेलेबल। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा, हम आपको पता ही, हम सन एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा अब यूज नहीं करने लगे हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक हमारे पास इतनी ज़्यादा डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है नहीं। आजकल तो फिर भी सोलर पैनल रूफ पे देखे जा सकते हैं लोगों के, पर फिर भी अभी हमारे पास उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है कि जिसको हम बहुत अच्छे से इसका टैप कर सके, इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें। फॉर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लॉट ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन टू हार्नेस सोलर एनर्जी। बहुत सारी रिसर्च हम कर रहे हैं ताकि हम अपनी सोलर एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू जो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। टुडे सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर पंप, सोलर स्ट्रीट लाइट्स आर बीइंग यूज्ड एट मैनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। आजकल सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर पंप्स, सोलर स्ट्रीट लाइट्स वो भी यूज़ होती जा रही हैं बहुत सारे प्लेसेस में वर्ल्ड के अंदर। दो सोलर इक्विपमेंट आर समवट अनइकोनॉमिकल टुडे। जो आजकल सोलर इक्विपमेंट है वो एक अनइकोनॉमिकल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अभी तक सस्ते नहीं हुए हैं, उनको लगाना भी इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। बट द डे इज़ नॉट फार ऑफ, लेकिन वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है व्हेन दे विल बी यूज्ड वाइडली, जब ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किए जाएंगे। बल्कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अब पिछले 1-2 सालों में हुआ है। अब आजकल लोग बहुत सारे सोलर पैनल लगा रहे हैं और उनकी कीमत थोड़ी घटी है, तो ये और भी आगे फ्यूचर में जाके घटेगी और सोलर एनर्जी और भी ज़्यादा इकोनॉमिकल हमारे लिए हो जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट एनर्जी का सोर्स है नॉन कन्वेंशनल के अंदर, वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी सन एनर्जी की तरह ही क्या है, एक नॉन कन्वेंशनल और इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड फॉर्म क्या होते हैं, बहुत सारे विंड मिल का क्लस्टर होते हैं। जैसे ये एक विंड मिल है और वो जब हम बहुत सारी विंड मिल्स लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा विंड फॉर्म बन जाएगा। हैव बिन सेटअप एट विंडी प्लेसेस, ये वैसे ही इलाके में लगाए जाते हैं जहाँ पे हवा बहुत तेज चलती हो। इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे जर्मनी, यूके, यूएसए, चाइना एंड इंडिया। स्ट्रॉन्ग विंड क्या करती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स टर्न द ब्लेड्स ऑफ विंड। ये विंड मिल के ब्लेड्स को ये टर्न कर देती है। जो क्या करता है, विंड मिल के ब्लेड्स जब चलती हैं तो वो जनरेटर को टर्न करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। नीदरलैंड इज़ द फर्स्ट कंट्री। नीदरलैंड ऐसी पहली कंट्री है जिसने विंड एनर्जी को टैप किया था, यूज़ किया था बाई यूजिंग विंड मिल का यूज़ करके। द मेन एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी आर दैट आफ्टर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग इट अप द पावर जनरेशन इज कॉस्ट फ्री। सबसे अच्छी बात विंड एनर्जी की ये है कि एक बार आपका पैसा इनिशियल कॉस्ट सेटिंग में तो लगेगा, जब आपको ये लगानी पड़ेंगी,
स्टार्टिंग में तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन उसके बाद पावर जनरेशन बिल्कुल फ्री है। एक बार आपने विंड मिल लगा दी, उसमें जो खर्चा होगा ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई भी आपका कॉस्ट नहीं लगने वाली है, एनर्जी बिल्कुल फ्री होगी एक बार लगाने के बाद। इट इज़ सेफ, ये बिल्कुल सेफ भी, क्योंकि इसमें कोई फ्यूल भी बर्न नहीं हो रहा, क्लीन एनर्जी भी है। हाउएवर पावर जनरेशन डायरेक्टली डिपेंड्स, लेकिन पावर जनरेशन किस पर डिपेंड करेगी कि हमारी विंड की स्पीड कितनी है। अगर विंड नहीं चल रही तो हमारी एनर्जी नहीं बनेगी, क्योंकि विंड चलेगी तभी ब्लेड घूमेंगे और तभी टरबाइन भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। डू यू नो, देखिए क्या आप जानते हैं, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड फार्म इज हॉर्स होलो विंड एनर्जी सेंटर नियर एबलेने टेक्सास। सबसे बड़ा जो विंड फार्म है वो क्या कौन सा है, हॉर्स होलो विंड एनर्जी है, जो एबिलेने में है, टेक्सास के अंदर। टेक्सास एक स्टेट है यूएसए में, कवरिंग 92 स्क्वायर किलोमीटर, 92 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है। कम से कम 400 से ज़्यादा टर्बाइंस है, 262 फीट टोल है, और वो 735 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। जो नेक्स्ट हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में है वो टाइडल एनर्जी है। टाइडल एनर्जी कैसे बनती है, ओशंस की टाइड की वजह से। देखिए ये ओशंस में ये टाइड का पावर स्टेशन इन्होंने बनाया हुआ है। द टाइडल एनर्जी इज टैप्स द पावर ऑफ ओशनिक टाइड से, ओशनिक टाइड्स की एनर्जी को, पावर को यूज़ करता है टू टर्न द टर्बाइन, टर्बाइन को टर्न करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। लार्ज अंडर वाटर टर्बाइंस आर प्लेस्ड इन एरियाज, जो लार्ज अंडर वाटर टर्बाइंस लगाई गई हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे टाइडल मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, जब जहाँ पे एकदम तेज़ी से टाइड आती हैं जाती है। इट इज़ बीइंग सक्सेसफुली यूज्ड इन फ्रांस, फ्रांस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली यूज़ हो रहा है। तो प्रेजेंटली इट इज़ नॉट वेरी कॉमन यूज्ड, प्रेजेंटली इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन टाइम दूर नहीं है व्हेन दिस एनर्जी विल बिकम इकोनॉमिकल, जो भी एनर्जी बिल्कुल इकोनॉमिकल हो जाएगी, हमारी रीच में हो जाएगी और विल बी प्रॉपरली हार्नेस्ड, एकदम उसे हम प्रॉपरली हार्नेस कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये एक एज इट इज़ नॉन पोल्यूटिंग, एक ये नॉन पोल्यूटिंग इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे हमारा विंड है और हमारा सोलर है। जो नेक्स्ट है वो हमारी बायोगैस है। बायोगैस इन रूरल एरियाज़, आपको पता है रूरल एरियाज़ में जैसे लाइव स्टॉक काफ़ी होता है, वहाँ पे फार्म का वेस्ट भी होता है, एनिमल का वेस्ट भी होता है, तो वहाँ पे बायोगैस ज़्यादातर हम यूज़ कर सकते हैं इन रूरल एरियाज़ में। फार्म वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन का वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स फार्मर टू जनरेट हीट, ये हेल्प करता है फार्मर को हीट जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए और बहुत ही लो कॉस्ट पे। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड, बायोगैस कैसे प्रोड्यूस की जाती है, व्हेन बैक्टीरिया डिकम्पोजेज मैन्यूर, जब बैक्टीरिया क्या करेगा, मैन्यूर को डिकम्पोज करेगा। मैन्यूर मतलब जो ये इसका वेस्ट हो गया, एनिमल का, ह्यूमन का जो वेस्ट हो गया उसको डिकम्पोज करेगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना, इनटू ए गैस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ अबाउट 60 to 70% मीथेन। तो जो ये मैन्यूर है हमारा, उसको ये क्या बैक्टीरिया डिकम्पोज करके किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, एक गैस के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और उस गैस में 60 to 70% मीथेन होता है। तो जो हमारा ये वेस्ट होता है एनिमल का, ह्यूमन का, फार्म का जो वेस्ट है, ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अब्सेंस में इसको गैस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसके अंदर 60 to 70% मेथेन होता है। और मेथेन आपको पता है कि बहुत अच्छा फ्यूल है। और जो नेक्स्ट हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर आता है वो है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल वर्ड से पता थोड़ा चल ही रहा है, जियो मीन्स अर्थ, जो अर्थ की थर्मल हीट से जो एनर्जी बनती है उसे हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो देखिए हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, जो हीट एनर्जी हमें अर्थ से मिल रही है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडली एज वी गो डीपर, जो टेम्परेचर है अर्थ के अंदर वो एकदम बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम अर्थ के ज़्यादा डीप में जाते रहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज जनरेटेड यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ द अर्थ, तो जो जियोथर्मल एनर्जी है उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, हीट ऑफ द अर्थ से, डिराइव्ड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स, और हॉट जो कहाँ से निकलती है, हीट कहाँ से निकलती है, हॉट स्प्रिंग से। आपको गर्म पानी के झरने आपने सुने होंगे, गीज़र से या फिर गरम गरम रोक से जो अर्थ सरफेस के अंदर है। तो एनर्जी जो हीट है वो कहाँ से आती है अर्थ में, वो स्प्रिंग के थ्रू आएगी या फिर किसी गीज़र के थ्रू या फिर हॉट रॉक्स के थ्रू आएगी। टू हार्नेस दिस जियोथर्मल एनर्जी, इस जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए, टू होल्स आर डिग, देखिए दो गड्ढे खोदे जाते हैं। एक गड्ढे में क्या कर देंगे हम, कोल्ड वाटर डालेंगे, और दूसरे गड्ढे में से वो स्टीम बन के वापस आएगा, क्योंकि अंदर एनर्जी हीट इतनी ज़्यादा है, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो कोल्ड वाटर को क्या कर देगी, स्टीम में कन्वर्ट कर देगी।
टू हार्नेस दिस जियोथर्मल एनर्जी 2 होल्स आर डग, 2 होल खोदे जाते हैं डीप इनटू द अर्थ, अर्थ के अंदर। कोल्ड वाटर पम्प थ्रू द फर्स्ट वन, पहले गड्ढे में हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। वाइल द स्टीम कम्स आउट, और जो स्टीम है, जो भाप बन के निकलती है सेकंड वन, दूसरे गड्ढे से। विच व्हेन वाटर रीचेज इनसाइड द अर्थ, जब वाटर पानी के अंदर जाता है, इट फॉर्म्स स्टीम, वो स्टीम बन जाता है। विच कम्स आउट अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि वो हाई प्रेशर के अंदर चला आ जाता है। जो वाटर हाई प्रेशर के अंदर जाएगा, हाई हीट के अंदर जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, हीट बन जाएगा। दिस स्टीम इज यूज, और इस स्टीम का फिर हम कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए या फिर किसी हीटिंग पर्पज़ के लिए। ये भी एक बहुत ही क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी है। यूएस लीड द वर्ल्ड इन जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी, यूएस के अंदर जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इंडिया हैज़ रीजनेबली गुड पोटेंशियल थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छी खासी क्षमता है, पोटेंशियल है जियोथर्मल एनर्जी की। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कोयल एट चीप कॉस्ट, लेकिन जो कोयल है वो हमें जियोथर्मल एनर्जी से भी ज़्यादा सस्ती कॉस्ट पे मिल जाता है, चीप कॉस्ट पे मिल जाता है। इसलिए जियोथर्मल एनर्जी है उसको हमने अभी तक प्रॉपरली एक्सप्लॉइट नहीं किया, हमने प्रॉपरली अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए हैं। अब देखिए, हमने ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को अभी कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर आते हैं हमारे विंड, सोलार, बायोगैस और ये टाइडल जियोथर्मल एनर्जी। अब हमें देखना है कि एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इनको ज़रूरी है कि हम सेव करें। देखिए, आवर एनर्जी सोर्स में गेट एग्जॉस्टेड इफ़ वी नॉट यूज जुडिशियसली, अगर हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को बहुत ही ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे, वो तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बाय यूजिंग एनर्जी वाइजली, बहुत ही ध्यान से एनर्जी को यूज़ करके, वी कैन नॉट ओनली सेव आवर प्रीशियस मिनरल रिसोर्सेज, हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को बहुत ही ढंग से यूज़ करके हम बस अपने मिनरल रिसोर्सेज को सेव नहीं कर रहे, बल्कि हम अपना इन्वायरमेंट बहुत ही साफ़ भी बना रहे हैं, पोल्यूशन को कम करके। इसलिए हमें अपने एनर्जी रिसोर्सेज का बहुत ही जुडिशियसली, बहुत ही ढंग से, ध्यान से, बहुत ही तरीके से यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे रिसोर्सेज भी बचे और हमारा इन्वायरमेंट भी साफ रहे। टू कंजर्व आवर पावर रिसोर्सेज वी शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, हमने पावर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमें ये स्टेप लेने चाहिए। पहला है अवॉइडिंग वेस्टफुल यूज़ और मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अपने जो रिसोर्सेज का वेस्टफुल यूज़ ना करें, ना ही उनको मिसयूज़ करें। इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें, जब आपके फ़ैन वगैरह चल रहे हो, और सेविंग इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, और पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें। कहने का मतलब कि ऐसा कूलर, ऐसे डिवाइसेस यूज़ करें जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें, ना कि वैसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें। रिड्यूसिंग लॉसेज इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर, हमने ट्रांसमिशन ऐसी करनी चाहिए, हमारी वायर्स ऐसी होनी चाहिए जिनसे उनका ट्रांसमिशन का लॉस बिल्कुल कम से कम हो। बिल्डिंग शुड बी बेटर इंसुलेटेड टू मिनिमाइज लॉसेस, बिल्डिंग भी ऐसी होनी चाहिए, इंसुलेटेड होनी चाहिए, ताकि लॉसेस इलेक्ट्रिसिटी के कम हो। डो नॉट लीव विंडो और डोर्स ओपन व्हेन हीट और एयर कंडीशनिंग इज ऑन, तो देखिए, कभी भी विंडो या फिर डोर हमें खुले नहीं छोड़ने चाहिए जब हमारा एसी और हीटर चल रहा हो, क्योंकि अगर हम हीटर और एसी को खुले छोड़ देंगे, अगर विंडो और डोर को खुला छोड़ देंगे, तो हीटर और एसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको गर्म या ठंडा करने में। तो वही लिखा हुआ है, अदरवाइज इट मेक्स द हीटर और एसी टू वर्क हार्डर टू हीट और कूल द हाउस। ग्रेटर यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, हमने अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हमें ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए जो रिन्यूएबल हैं, जो नॉन पोल्यूटिंग है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये एनर्जी और पावर रिसोर्सेज वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर थोड़ा लेंथी था, पर आप इसे ध्यान से पढ़ें, चैप्टर इतना मुश्किल भी नहीं है, आप इसे पढ़ें और फिर आप इसकी बैक एक्सरसाइज भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।